नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे को बताया भ्रामक। कहा उनके द्वारा दिया गया एपिक नंबर रिकॉर्ड में नहीं मौजूद। दूसरे एपिक नंबर से खड़ा हो सकता है कानूनी संकट। कुलगाम के घने जंगल अखल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ तीसरे दिन भी जारी। अब तक 3 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि, 1 जवान घायल। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का कहर। ऊना में बारिश ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड। यूपी और बिहार में बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। दिल्ली में रात से बारिश जारी। गाजा में शांति प्रयासों को लगा झटका। हमास ने हथियार डालने से किया इनकार। कहा चाहिए स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राष्ट्र। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अल्माटी में कोसानोव मेमोरियल में खिताब किया अपने नाम। मुरली ने 7.94 मीटर की जंप के साथ हासिल किया पहला स्थान। आइए सभी समाचारों को विस्तार से जानते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 10 सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे व आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार तेजस्वी यादव ने 2020 में नामांकन के समय अपने शपथ पत्र में एपिक नंबर RAB 0456228 उपयोग किया था। ये नंबर 2015 से उनके नाम से जुड़ा हुआ है और 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में भी उनका नाम इसी नंबर के साथ दर्ज है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एपिक नंबर बताया वो RAB 2916120 है, जिसकी जांच के बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ये नंबर रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। आयोग ने साफ कहा है कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद है और उनके पास वैध एपिक नंबर भी है। अगर दूसरे एपिक नंबर को लेकर फर्जीवाड़ा साबित होता है तो तेजस्वी यादव के लिए ये कानूनी संकट खड़ा कर सकता है। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे लेकर राजनीतिक हमला तेज कर दिया है। लीची और लहठी के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर अब बैग निर्माण के क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में बैग क्लस्टर में बियाडा और निजी क्षेत्र के कंपनियों के द्वारा प्रतिमाह 1.5 लाख से अधिक बैग का उत्पादन किया जा रहा है। इन बैग क्लस्टरों में बड़ी संख्या में कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है। बिहार में एक प्रचलित शब्द था पलायन, लेकिन इस शब्द पर राज्य में रिवर्स पलायन शब्द हावी होता नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर के एक ऐसे ही बैग क्लस्टर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक ने। वर्षों से बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे नहीं है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन हम आपको पूरी सीरीज दिखला रहे हैं। हमने आपको अपने डीडी न्यूज के माध्यम से बहुत सारे उद्योगों के बारे में आपको बताया, चाहे वो बिस्किट उद्योग हो, चाहे वो ड्राई पोर्ट हो, चाहे वो पेप्सी का जो कारखाना खुला है, बॉटलिंग प्लांट खुला है। और इसी श्रेणी में, इसी कड़ी में हम आए हैं मुजफ्फरपुर, जहाँ पे हाई स्पीड कंपनी जो है कमर्शियल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर बैग क्लस्टर आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में स्कूल बैग जो बैग्स होते हैं वो उसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और भारी संख्या में लोग जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, वो जो बाहर काम करते थे, दिल्ली काम करते थे, बॉम्बे काम करते थे या अन्य जगहों पे काम करते थे, आज वो रिवर्स माइग्रेशन जबरदस्त हुआ है। और हम इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कृष्ण मुरारी जी। कृष्ण मुरारी जी, पहले बताइए कि ये कंपनी क्या बनाती है और आपका प्रोडक्शन कितना है और कितने लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं? हम लोग इस लैपटॉप बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग और हार्ड लगेज, ट्रैवल लगेज, ये सभी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर। और आज के दिन पे हम 10 लाख पीस महीने का बना रहे हैं बिहार में, जो कि हम पहले बॉम्बे बनाते थे। अब हमने ये पूरा प्रोडक्शन बिहार शिफ्ट किया और हम बिहार में बना रहे हैं।
तो मतलब बॉम्बे में आपका क्लस्टर था, लेकिन बॉम्बे से खुद आप ही शिफ्ट हो गए? हाँ, हम लोग ही आ गए यहाँ। बॉम्बे आपने छोड़ दिया, मुंबई? मुंबई छोड़ दिया, हम मुंबई से ही है। और यहाँ के हमने आज से 2022 जून में चालू किया था ये। आज 3 साल हो गए हैं। 150 मशीन से हमने चालू की थी और आज हमारी बिहार में 3500 मशीन चल रही है और दिसंबर तक 1500 मशीन और बढ़ जाएगी, तो 5000 मशीन हो जाएगी। तो आपने देखा, इंटरेस्टिंग चीज सुना कि मजदूर तो माइग्रेशन, वो रिवर्स माइग्रेशन कर ही रहे हैं, कंपनी के मालिक भी बिहार से बाहर हैं, वो भी रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। सर ये बताइए कि जो आपने रीमाइग्रेशन आपने किया, इसके अलावा जो मजदूर आपके यहाँ हैं, जो कहा जाता है कि बॉम्बे में थे, दिल्ली में थे, वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में आपके यहाँ कार्यरत है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब अगर आप देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, दिल्ली, सभी जगह से लोग आए हैं और लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें अपने घर में काम मिल रहा है और अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल रहा है। तो आपको लगता है जो धब्बा लगा हुआ था माइग्रेशन का, वो धब्बा कुछ कम होते जा रहा है बिहार हाँ, में? बहुत कम हो रहा है और अगले 6 महीने में आपको बहुत चेंज दिखेगा। अगले 6 महीने में काफ़ी चेंज दिखेगी, ऐसा कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी का। और हम बात करेंगे उन लोगों से जो इस जो फैक्ट्री है, जो मिनी फैक्ट्री है, उसमें कार्यरत है। यहाँ है तो बहुत बढ़िया काम करके सही है। आमदनी क्या है यहाँ पर? आमदनी भी बढ़िया है, आमदनी भी 21,000 रुपया महीना आ जाता है, 4 या 5 महीना में आ जाता है पैसा अकाउंट पे। पीएफ उफ सब करता है, काम भी बढ़िया है। पहले पैसा कौड़ी का बहुत दिक्कत हो रहा था, अभी जब काम करने लगे हैं तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, अच्छा खासा अपने से कमा लेते हैं। सैलरी मिल रहा है 7-8 हज़ार मिल जाता है अभी, क्योंकि हम नया नया ज्वाइनिंग हो किए हैं। अच्छा ढंग से पैसा मिल रहा है, पति से पैसा मांगना नहीं पड़ता है, अच्छा ढंग से हो रहा है। 2-3 साल से काम कर रहे हैं। पहले रहते थे घर पर बैठल, कोई काम धाम नहीं कर रहे थे, पैसा वैसा के दिक्कत हो रहा था, बच्चा से के पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हम लोग घर से निकले बाहर, तो अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद अपना काम हम करते हैं तो बच्चा के भी पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, कुछ भी अपना भी घर को कुछ खर्चा बर्चा चल रहा है। तो आपने देखा कि इस बैग क्लस्टर में, जहां पर बैग का निर्माण हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, और ये कंपनी पूरे बिहार में लगभग आप कहें तो 10 से लेकर 12,000 प्रत्यक्ष रोजगार दे रही है। इसके अलावा 20 से लेकर 25,000 अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार दे रही है। तो कह सकते हैं कि बिहार में औद्योगिक क्रांति का ये नया दौर है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, मुजफ्फरपुर। तो ये बिहार की बदलती तस्वीर अभी हम आपको बता रहे थे, जहां से पलायन की जगह अब रिवर्स पलायन की परिभाषा हो रही है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब विकास होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और तस्वीर भी कल से नजर आ रही है। जी हाँ, वो है राजनीतिक हलचल, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त आखिर राजनीतिक पटकथा किस तरह से लिखी जा रही है। देखिए, राजनीतिक पटकथा की अगर बात करें तो अभी पॉलिटिकल शांति, आप समझे कि तूफान के पहले की जो शांति होती है, वो शांति दोनों ही गठबंधन में दिखाई पड़ रही है। खासकर अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में जो दल है, कांग्रेस है, आरजेडी के साथ कांग्रेस है, चाहे सीपीआई-एमएल है, सीपीआई है, सीपीआई-एम है, और एक दूसरा दल जो पिछली बार लोकसभा में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी जो आरजेडी गठबंधन के साथ थी, उसके बारे में डोल ड्रम चल रहा है कि वो एनडीए गठबंधन को ज्वाइन करेगी या प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करेगी। उसी तरीके से माले, सीपीआई-एमएल, जिसने पिछली बार 19 सीटें ली थी और 12 सीटें जीती थी, इस बार वो 40 सीटों पर तैयारी कर रही है और कह रही है 40 सीटों पर लड़ेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। तो महागठबंधन में सीट को लेकर के महा तूफान आने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। वही एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में भी बीजेपी और जेडीयू, ऐसा कहा जा रहा है कि 100 सीट दोनों पार्टियां लड़ेंगी। इसके अलावा उनके साथ चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के, तो उनका कहना है कि हमारी स्थिति मजबूत हुई है। 5 लोकसभा अगर हमने जीता है तो उसी के अनुपात में हमें विधानसभा की सीटें भी मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी अलग दावा कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य पार्टी है, जो छोटे छोटे दल है, वो भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ कहा जा सकता क्योंकि फाइनल मीटिंग दोनों ही तरफ से अभी नहीं हुई है सीट शेयरिंग को लेकर के। और सीट शेयरिंग को लेकर के अगर हम कहें तो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों अभी दोनों के जो नेता हैं, वो जो अग्रणी नेता हैं, उनका कहना है कि सब कुछ शांत है, सब कुछ हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, बस घोषणा करने की देरी है।
कुमार आलोक, सीटों को लेकर के तो मंथन भी होगा, बैठकें भी होगी, लेकिन कल जिस तरह से तस्वीरों में भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो दावा किया और सीधे सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी और भारतीय निर्वाचन अधिकारी ने भी साफ तौर पर कहा, फैक्ट चेक के माध्यम से कहा कि जो भी तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं वो सीधे तौर पर गलत है, भ्रामक प्रचार है। इसको किस तरह से देखा जाए? क्या जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो महागठबंधन की ओर से एसआईआर को लेकर के शुरू से यहाँ पर बिहार में, खासकर अगर हम कहें कि संसद में भी दोनों सदनों का कामकाज लगभग ठप करने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा। उसी तरीके से बिहार विधानसभा में भी विधान परिषद की अगर बात करें, विधानसभा की बात करें, वहां यहाँ भी हंगामा हुआ और जो भी दल है, खासकर महागठबंधन के जितने दल हैं, वो लगातार इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के कि एसआईआर में इसका नाम कट गया है, बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया है, जानबूझ के नाम काट दिया गया है, जाति विशेष को देख करके नाम काटा है, धर्म विशेष को देखकर नाम काटा गया है। तो ये एक चीज फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव और उनकी जो महागठबंधन के घटक दल है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के कड़ी में कल तेजस्वी यादव ने एक अफवाह फैलाया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। तुरंत इलेक्शन कमीशन ने इसको खंडन किया और सबूत के साथ उनके नाम के जो मतदाता सूची थी उसको प्रकाशित किया। उसके बाद यह मामला महागठबंधन की ओर से लगभग ठंडा पड़ गया है। लेकिन तमाम तरह के जो एसआईआर को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर बिहार में हो रही है, उसको लेकर चुनाव आयोग लगातार जवाब दे रहा है, लगातार दलों के साथ बैठक कर रहा है। परसों पूरे जो बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल है उनके नुमाइंदों को अपने यहाँ चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो बिहार के हैं उन्होंने बुलाया था और उनसे सारी बातें कही है और उनको ये समय दिया गया है, उनको पूरे वोटर लिस्ट को दिया गया है 243 विधानसभा क्षेत्र का, और कहा गया है कि अगर आपको इसमें आपत्ति है, किसी का नाम छूट गया है, तो आप फॉर्म 6 भर करके अपना दावा पेश कर सकते हैं। और 1 सितंबर तक, यानी कि अभी लगभग 1 महीने का समय आपके पास है। जो भी आपको फॉल्ट नजर आता हो चुनाव आयोग की कार्यशैली पर या चुनाव आयोग के, आपको लगता है कि हमारा नाम कट गया है, किसी का नाम गलती से जुट गया है, कोई मरा नहीं है फिर भी उसका नाम मृत लिस्ट में डाल दिया गया है, तो इन सारे आपत्तियों का निराकरण करने के लिए चुनाव आयोग तैयार है और इसके लिए उन्होंने समय दिया है 1 महीने का। बिल्कुल कुमार आलोक, पूरे 1 महीने का समय है। और वहीं अगर हम 1 दिन की बात करें, यानी कि बीते 24 घंटों की बात करें, तो किसी भी तरह का कोई दावा आपत्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव दावा करते हुए नजर आए, वो दावा भी कहीं ना कहीं खोखला साबित हुआ है। फैक्ट चेक के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एपिक नंबर कौन सा तेजस्वी यादव का है और वो उसके माध्यम से मतदान कर सकते हैं, जो वो कल कह रहे थे कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक फैक्ट चेक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी के बयान भ्रामक और निराधार हैं। आयोग ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के दौरान मसौदा और अंतिम दोनों मतदाता सूचियां कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील योग्य थी। लेकिन कांग्रेस द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शायद ही कोई अपील दायर की गई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2024 के संसदीय चुनाव में हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत केवल 8 चुनाव याचिकाएं दायर की गई थी। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने बार बार निराधार और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिनमें वोट चोरी जैसे निराधार दावे भी शामिल हैं। इन निराधार आरोपों का उद्देश्य चुनाव मशीनरी पर अनुचित दबाव डालना और देश भर के लाखों मेहनती चुनाव अधिकारियों को धमकाना है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारत को स्पेन से मिलने वाला 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों का अंतिम विमान शनिवार को मिल गया। स्पेन में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक ने वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सेविले में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस असेंबली लाइन पर 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों में से अंतिम विमान प्राप्त किया। इसकी डिलीवरी समय से 2 महीने पहले की गई है। आपको बता दें कि भारत ने सितंबर 2021 में वायुसेना के लिए 56 C295 MW परिवहन विभागों की खरीद के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ अनुबंध किया था। कुल 56 विमानों की डिलीवरी की जानी है, जिनमें से 16 विमानों की डिलीवरी सीधे एयरबस द्वारा स्पेन से की जानी थी और शेष 40 का निर्माण भारत में किया जाएगा।
ये विमान देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ये 5 से 10 टन क्षमता वाला परिवहन विमान है जो आधुनिक तकनीक से लैस है। 11 घंटे तक की उड़ान क्षमता वाला ये विमान एक बहुमुखी सामरिक परिवहन विमान है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। नवनियुक्त आयुक्त SBK सिंह ने 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरामोटर, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। SBK सिंह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को जायजा लेने के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की थी। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुफिया इनपुट्स में आशंका जताई गई है कि देश विरोधी तत्व ड्रोन और अन्य उड़ाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश के चलते जहां गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की समस्याएं भी बढ़ा दी है। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में जलभराव की खबर आ रही है। सड़कों पर काफी पानी जमा नजर आ रहा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों की दिक्कतें खासी बढ़ गई हैं। घरों के आगे पानी जमा होने से वहां रहने वाले लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है, तो वहीं दोपहिया वाहनों को इस रास्ते से गुजरना भारी पड़ रहा है। जगह जगह नालियाँ सब रिसीवर बंद हो गए हैं, इसके वजह से बाढ़ आ गई है। हम लोग को ड्यूटी करने का प्रॉब्लम हो रहा है। जाते हैं तो लग जाता है, तो पानी हो गया है। पूरे इलाची कॉलोनी से लेके पूरा समुदिया बाग तक भरा हुआ है। आना पानी भरा है, कम आने जाने को 2.5 फुट के ऊपर पानी भरा हुआ है। प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर नदी किनारे बसे इलाकों पर पड़ा है। पिछले 4 दिनों में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों के सामने परेशानियों का अंबार खड़ा हो गया है। NDRF की टीमें लोगों को वहां से बाहर निकाल रही है। इन्हें बाढ़ राहत केंद्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। बनारस की एक टीम प्रयागराज में बाढ़ राहत के लिए तैनात किया गया है और पिछले 4 दिनों से लगातार जल स्तर गंगा और यमुना का दोनों बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी का प्रवेश हो गया है। जैसे राजापुर हो गया, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, फाफा मऊ का जो बेला कछार वाला इलाका है, यहाँ पर लगातार जो है एवैक्यूएशन चल रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों की माने तो पानी का स्तर घट जाने के बाद भी इन इलाकों में समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, बल्कि जल स्तर कम हो जाने के बाद बीमारियों का खतरा यहां हमेशा बने रहता है। समस्याएं ये हो गई हैं कि नाले का पानी पूरा कॉलोनी में भर जा रहा है, पानी पास नहीं हो रहा है। इससे दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को आने जाने की सुविधा, बच्चे जा रहे हैं, पढ़ने वाले घर जा रहे हैं। बाढ़ का पानी तो भर गया, हम लोग को रूम छोड़ना पड़ा। ये मेरा दोस्त है, मैं इसके रूम पे आया हूँ, भी रह रहा हूँ 2 दिन से। बात ये नहीं है कि रूम अभी छोड़ दिए, बाढ़ आई है, इसके बाद भी बाढ़ चली जाएगी तो समस्या लगातार बनी रहती है। गंदा पानी आता है, वही पानी खाना बनाते हैं, बीमार हो जाते हैं हम लोग, डेंगू फैलता है। मतलब ये डिस्टर्बेंस जब तक बाढ़ है तब तक ही नहीं है, इसके बाद भी समस्या बनी रहती है। नाले का पानी इसमें आ नहीं पाता है, उसके बाद गंदगी बनी रहती है वहीं पे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत व बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपने मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन किया है। ये टीम बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। टीम 11 में प्रयागराज, मिर्जापुर और बांदा के लिए नंद गोपाल गुप्ता, नंदी, जालौन के लिए स्वतंत्र देव सिंह व संजय गंगवार, औरैया के लिए स्वतंत्र देव सिंह व प्रतिभा शुक्ला, हमीरपुर के लिए रामकृष्ण निषाद, आगरा के लिए जयवीर सिंह, वाराणसी के लिए सुरेश खन्ना, कानपुर देहात के लिए संजय निषाद, बलिया के लिए दयाशंकर मिश्रा दयालु, इटावा के लिए धर्मवीर प्रजापति और फतेहपुर के लिए अजित पाल को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण करने और वहीं रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, जलभराव वाले गांव से पानी की शीघ्र निकासी,
राहत शिविरों में भोजन, दवा, शौचालय, साफ सफाई और महिलाओं व बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बारिश ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऊना में 6 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं 24 घंटों में 251 मिलीमीटर बारिश हुई। घरों और दुकानों में पानी के साथ मलबा घुस गया है। ट्रैक पर जल भराव और मलबा गिरने से ट्रेनें नंगल से लौट गईं। वहीं हिमाचल में लगातार बारिश और भूस्खलन से राज्य में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बिजली ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं भी ठप हो गई हैं। कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 4 और 5 अगस्त को 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक पार्वती घाटी में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ से मलाणा वन जल विद्युत परियोजना द्वारा बनाया गया कॉफर डैम आंशिक रूप से टूट गया है। यहाँ पार्वती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और आसपास के क्षेत्रों में खतरा और अधिक बढ़ गया है। कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। वहीं सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क बहाली का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अब तक बादल फटने की 28, फ्लैश फ्लड की 47 और भूस्खलन की 42 घटनाएं हो चुकी हैं। दिल्ली यूपी में रात से ही जमकर बारिश हो रही है। कई इलाकों में भारी जलभराव हो चुका है। कुछ जगह वाहन फंस गए हैं। मौसम विभाग ने 1-2 दिनों के दौरान दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और बिहार में भी अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ देश के विभिन्न इलाकों से गुजर रही है। पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी स्तरों पर चक्रवाती प्रसार के रूप में जारी है और अलग अलग राज्यों में ऊपरी हवाओं का चक्रवाती प्रसार भी बना हुआ है। अजमेर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त मिलने से किसान खासे खुश हैं। किसानों के मुताबिक खाते में आने वाली ये राशि उनके लिए काफी उपयोगी साबित होती है। 20वीं किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त जारी की है उसमें हमारे खाते के अंदर डायरेक्ट 2000 रुपये आएंगे और इस 2000 रुपये से हम काश्तकारों को बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है। जैसे समय पर हम दवाई लाएंगे, समय के ऊपर हम निराई गुड़ाई का जो पैसा खर्च होगा वो मिलेगा हमको, और जो भी फर्टिलाइज़र लाएंगे उससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये हमारे को सम्मान के रूप में दिया उसके लिए हम उनको बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम काश्तकारों को उन्होंने एक सम्मान के रूप में, जैसे हाथ फैलाने के हिसाब से नहीं दिया, उन्होंने एक सम्मान के रूप में हमारे को ये जो राशि दे रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में पीएम किसान उत्सव दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त देश भर के किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सीमाओं के साथ साथ खेतों की भी रक्षा कर रहे हैं। किसानों के लिए ये योजना एक सुरक्षा कवच है। 2014 से प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली है, तो जितनी चिंता सीमा पर बैठे हुए जवान की करते हैं उतनी क्यों भाई भारत के किसान की करते हैं, तो हमारा अन्नदाता है। और आज 20वीं किस्त उन्होंने बनारस से जारी की है और हमारे प्रदेश के भी 8 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है। और जो किसानों की आय दुगने करने की बात मोदी जी करती हैं, उस दिशा में ये एक बहुत सार्थक कदम है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने भी खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें जो धनराशि मिलती है उससे बीज, खाद और सिंचाई के खर्च में बहुत मदद मिलती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि नया भारत नई योजना, कभी आज तक किसी किसान को सम्मान निधि का नियम जारी नहीं हुआ और ये मोदी जी की देन है जो किसान को 2,000 रुपये 6,000 रुपये साल में प्राप्त होते हैं, जिससे उसका आर्थिक सहयोग मिलता है। किसान सम्मान निधि का भरपूर फायदा मिल रहा है और हमें इसे अपनी आगामी फसल में लगाने के लिए मदद मिलती है। हम पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन समारोह के लिए राष्ट्रपति की ओर से उत्तराखंड में चमोली जिले की नीति घाटी के वाइब्रेंट विलेज कैलाशपुर की मंजू देवी को आमंत्रित किया गया है। मंजू देवी से 9 स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं, जिसमें 45 महिलाएं कार्य कर रही हैं। ये महिलाएं हस्तशिल्प के माध्यम से स्थानीय ऊनी उत्पाद निर्माण व स्थानीय जड़ी बूटियों का उत्पादन और विक्रय कर रही हैं। आमंत्रण को लेकर मंजू देवी ने खुशी जताते हुए राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आमंत्रण उनका नहीं बल्कि पूरी नीति घाटी के लोगों व उन महिलाओं का सम्मान है जो उनके साथ स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हैं। मुझे 15 अगस्त के अवसर पे राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति भवन में निमंत्रण पत्र आया है, जो कि डाक सेवा से आया है। डाक सेवा और महोदय से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने 15वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समारोह को संबोधित किया और अंगदाताओं के परिजनों सहित लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने 15वें भारतीय अंगदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। अंगदान जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत हर साल यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सभी को अंगदान की शपथ दिलाई। साथ ही अंगदान करने वाले परिवारों और अंग प्रत्यारोपित करा चुके लोगों को सम्मानित किया। नोटों के जागरूकता बुकलेट, ई समाचार, वार्षिक रिपोर्ट और आयुष बुकलेट का अनावरण किया। To the unwavering dedication of our transplant professionals, India achieved a remarkable milestone in 2024, performing over 18,900 organ transplants, the highest ever recorded in a single year. This is a significant leap from fewer than the 5,000 transplants in 2013. India now proudly ranks third globally in total number of organ transplants. समारोह में सम्मानित होने वाले कई परिवारों की मिसालें सामने आई, जिनमें से कईयों ने अपनों को खो दिया, लेकिन अंगदान कर कई लोगों के जीवन को रोशन भी किया। हम सब लोगों को ऑर्गन डोनेशन के बारे में जागरूकता होनी चाहिए और करना भी चाहिए, ताकि जरूरतमंद की जान बच सके। डोनेशन तो करना चाहिए, अगर कुछ हमारे कुछ ऑर्गन्स किसी के काम आते और किसी की लाइफ बचती है तो अच्छा ही है। हमने सोचा कि अगर हमारे बेटे की ऑर्गन्स अगर किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मुझे तो ये एक उपहार की तरह मिला है, जिसको मैं एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे कि अंगदान के लिए अवेयरनेस हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे फैलाते हैं। अंग प्रत्यारोपण के मामले में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य और पुडुचेरी को सर्वश्रेष्ठ यूटी राज्य का पुरस्कार दिया गया। उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर को प्रथम, जबकि पंजाब राजस्थान को उभरता राज्य का पुरस्कार दिया गया। अंगदान के प्रति सर्वश्रेष्ठ जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात को पुरस्कार दिया गया। गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस को अंग प्रत्यारोपण में सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल का पुरस्कार मिला। नेत्र बैंक के रूप में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के लिए नेशनल आई बैंक डॉक्टर RP सेंटर ऑफ ऑप्थोमेलिक साइंस एम्स नई दिल्ली को पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर KR बालाकृष्णन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रशेखर, DD न्यूज। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अलमाटी में कोसानोव मेमोरियल में खिताब अपने नाम कर लिया है। कोसानोव मेमोरियल वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट है। मुरली ने 7.94 मीटर की जंप के साथ पहला स्थान हासिल किया।
वहीं ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए हैं। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने इंग्लैंड को तेज शुरुआत दी और 13 ओवर 4 गेंद में ही 50 रन जोड़ दिए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले जैक क्रॉली और आउट कर मोहम्मद सिराज ने भारत को पहली सफलता दिलाई। इंग्लैंड को अब भी जीत के लिए 324 रन बनाने हैं और उसके हाथ में 9 विकेट हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 118 रन बनाए। वहीं नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजे गए आकाशदीप ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने 5 विकेट लिए। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।